ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो शोल्डर सबलक्सेशंस होता है स्ट्रोक के बाद, जो पैरालिसिस के बाद हमारा शोल्डर सबलक्सेशन हो जाता है, जिसमें ये सल्कस साइन दिखती है जो आप देख रहे हैं। ऐसे पेशेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये क्यों होता है, इसमें कैसे हम इसको सबलक्सेशन को कैसे ग्रेडिंग करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। बात करते हैं दोस्तों कि सबलक्सेशन होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, जो स्ट्रोक होता है, जो पैरालिसिस होती है, ऐसे पेशेंट में पैरालिसिस के 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर है तो अर्लियर देखने को मिलता है कि सल्कस साइन दिखने लगता है, जिसमें कि शोल्डर जो है ड्रॉप हो जाता है। यदि मैं सबलक्सेशन की बात करूं दोस्तों, तो इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसलोकेशन जो होता है शोल्डर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबलक्सेशन बोलते हैं। बेसिकली यदि मैं बोलूँ तो जो शोल्डर जॉइंट हमारा है, ये जैसे आप देख रहे हैं ग्लिनोहिमरल जॉइंट, बेसिकली ये हमारा ग्लिनोइड फोसा और ह्यूमरस से मिलके बना हुआ है। तो ये जो दोनों मिलके बने हुए हैं, ये बेसिकली वर्टिकल है। जब हम बैठते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल है। तो जो मसल्स है ये इसको होल्ड करके ऊपर रखी हुई है। तो बेसिकली जो होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी है ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल और पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल की जिम्मेदारी है। ये हमारे शोल्डर को सबलक्सेट डाउन होने से रोकती है। तो बेसिकली ये मसल जब वीक हो जाती है और अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता तो शोल्डर हमारा क्या होता है, सबलक्सेट हो जाता है। दोस्तों, ये जो सबलक्सेशन होता है इसको फिंगर ब्रेथ ग्रेडिंग स्केल बोलते हैं हम लोग, जिसमें 0 to 5 होता है। यानी कि फिंगर से हम फिंगर की जो विड्थ है ना, इससे हम इसके सबलक्सेशन को नापते हैं। तो बेसिकली ऊपर जो हमारी बोन दिख रही है इसको हम एक्रोमियम बोलते हैं और नीचे हमारा ह्यूमरस है। तो बेसिकली इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम फिंगर ब्रेथ से नापते हैं। तो 0 मतलब नो सबलक्सेशन, नॉर्मल है, और 5th का मतलब कि सीवियर है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं ग्रेड 0 की बात करूं तो नो सबलक्सेशन। ग्रेड 1 की बात करूं दोस्तों तो आधा फिंगर ब्रेथ गैप होता है, यानी कि हाफ फिंगर ब्रेथ गैप होता है। ग्रेड 2 में 1 फिंगर ब्रेथ गैप होता है। ग्रेड 3 में 1.5 फिंगर ब्रेथ गैप होता है। एंड ग्रेड 4 में 2 फिंगर ब्रेथ गैप होता है। एंड 5th में 2.5 फिंगर ब्रेथ गैप होता है। और 5th हमारा सबसे सीवियर होता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम की सीवियरिटी कितनी है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कितना कॉमन है। यदि मैं बात करूँ तो 80% केसेस में जिसमें स्ट्रोक है उनमें देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ एक्यूट कंडीशन में दिखता है, कुछ में कुछ दिन बाद दिखता है। तो ज़्यादातर जो केसेस देखने को मिलता है दोस्तों कि जो शोल्डर पेन होता है वो लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद एक्यूट कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है। एंड ग्रेजुअली 2 से 3 महीने में मैक्सिमम केसेस में शोल्डर पेन और स्टिफनेस दिखने लगता है। तो यदि हम ये सबलक्सेशन को ट्रीट नहीं करते हैं, शोल्डर पेन को ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम 2 तरीके से बात कर सकते हैं। 2.5 है तो सीवियर है, लेकिन जिसका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का है वो धीरे धीरे बेटर होने लगता है और नहीं अच्छे से मैनेज होने पे वो पेन होने लगता है, स्टिफनेस होने लगती है, और आगे चल के दोस्तों यही एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेता है, या प्रोप्रोसेप्शन प्रॉपर नहीं दे पाता है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं कि ये होने का मेन कारण क्या है, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारी मसल ही वीक हो गई जो उसको होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरी, कुछ मसल वीक हो गई और कुछ मसल हाइपरटोनिक हो गई, तो इसका स्केपुला डाउनवर्ड हो जाता है और ये वीक हो जाता है, तो ये आगे की तरफ गिरने के चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि सबलक्सेशन के चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यदि, तो वर्टिकल हैंगिंग जो है ना, जैसे कि पेशेंट को आप बैठाए या एक जगह से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो जैसे वर्टिकल पोजीशन में आए तो पूरे हाथ का वेट आता है तो ये धीरे से नीचे आने लगता है। तो एक तो हमारा पोजिशनिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ट्रांसफरिंग के समय प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि वो 4-5 मेन रीज़न क्या है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक बेहतर नहीं होगा। एक तो शोल्डर में पेन होगा तो पेशेंट मूवमेंट नहीं करने देगा। दूसरी चीज़, हमारे हाथ का मसल पावर बेहतर नहीं होगा, हाथ इन द सेंस पूरे अपर लिम्ब का, शोल्डर के मसल का। नेक्स्ट, मेरे हाथ की जो एक्टिविटी है, फंक्शनल एक्टिविटी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में देखा गया कि यदि शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है तो फिंगर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि
हैंड का फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। दोस्तों यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो बेसिकली 7 चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, कि पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करें, बैठाए कैसे, ऐसे कंडीशन में शोल्डर का क्या ध्यान रखें। तो जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है तभी हम लोग गाइड करते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं या केयर टेकर हैं उनको गाइड करते हैं। सेकेंड यदि मैं बात करूँ पोस्चर का, कि पोस्चर को जब आप करवट लेटाते हैं तो हाथ पे कैसे सपोर्ट दें, बैठाते हैं तो कैसा है, सेम साइड लेटाना अवॉइड करें। फिर भी यदि पोस्चर चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो हैंड का क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल डिस्कस करके बताऊंगा कि पोस्चर क्या होना चाहिए। थर्ड की यदि मैं बात करूं तो मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। जिनको ज़्यादा सबलक्सेशन पोजीशन में उसमें कुछ फोम रोलर वगैरह लगाते हैं या पिलो को मैकेनाइज करते हैं, जिससे कि जो है ना वो और ज़्यादा दिक्कत ना करे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा आर्म स्लिंग होता है, जिसमें कि पेशेंट को हम लगा दिए, अपना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है, ईजिली ट्रांसफ़र कर लिए। जब एक्सरसाइज कराना है आर्म स्लिंग हटाए कर लिए, ट्रांसफ़र करने के अलावा आर्म स्लिंग हटा दिए। तो दोस्तों ये आर्म स्लिंग सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो फिजियोथेरेपी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, NMES हो गया। तो बेसिकली ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, अलग अलग मसल को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि परमानेंट रिजॉल्व तो तभी होगा जब मसल हमारी एक्टिव होगी, तो ये प्रॉब्लम जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेपिंग टैपिंग भी हम लोग करते हैं दोस्तों, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके शोल्डर जो डाउन है तो एक्टिविटी के दौरान स्ट्रेपिंग कर देते हैं, जिससे कि टैपिंग के थ्रू ये शोल्डर का जो डिसलोकेशन है ये कम हो जाता है और हम एक्टिविटी करा पाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि कुछ हम लोग वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्लोज काइनेमेटिक चैन एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे कि हमारी मसल और मूवमेंट और बेटर हो जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।